हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैग्ना कार्टा और मैग्ना कार्टा में आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है, एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। थ्योरीज समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए इसको आसान बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, होता क्या है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? तो इस बारे में सिर्फ आसान सा एक ही जवाब है कि इस पे कोई यूनानिमिटी नहीं है। काफ़ी ऑथर्स ने, काफ़ी जूरिस्ट ने इनको अपनी अपनी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें हमारे पास चार प्रोमिनेंट डेफिनेशंस आती है कि इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, जो ऑस्टिन ने दिया है, हॉलैंड ने दिया है, ओपनहाइम ने दिया है और जे स्टार्क ने दिया है। हम उनको इंडिविजुअली समझने की कोशिश करेंगे और उनका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला नेचर जो हमारे पास आता है वो आता है जॉन ऑस्टिन का। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ का नेचर है वो पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। ऑस्टिन के हिसाब से जो कानून है, जो लॉ है, इट इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन अटेंडेड बाय सैंक्शन इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ द कमांड। मतलब जो कानून है इसको कोई अथॉरिटी बनाती है, कोई सोवरेन अथॉरिटी बनाती है, और अगर उस लॉ को फॉलो नहीं किया जाता तो उस पे आपको पनिशमेंट भी मिलती है, जिसको यहाँ पे सैंक्शन कहा गया है। जैसे गवर्नमेंट या पार्लियामेंट हमारे लिए कोई लॉ बनाती है और अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो हमें पनिशमेंट दी जाती है, सज़ा लग सकती है, फाइन लग सकता है। तो ऑस्टिन जो है इसी को लॉ मानते थे कि जहाँ पे कमांड ऑफ द सोवरेन हो। तो ऑस्टिन की इस डेफिनेशन के दो मेन एलिमेंट थे। सबसे पहला कि जो लॉ है वो एक सॉवरेन बनाता है, कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बनाती है, और दूसरा कि जो वो लॉ है, जो वो कमांड है, वो एनफोर्स कर सके सॉवरेन अथॉरिटी। ये दो चीज़ें जिस लॉ में होंगी, जिस भी चीज़ में होंगी, उसे ऑस्टिन ने प्रॉपर लॉ कहा है, और जिसमें ये दो चीज़ें ना हो उसे ऑस्टिन ने इम्प्रॉपर लॉ कहा है। देखिए, समझने की बात है कि आपके लिए कोई कानून बना रहा है और कल को वो उसे एनफोर्स ना कर पाए तो आप उसे मानेंगे क्यों? क्यों आप किसी का दिया हुआ कोई रूल फॉलो करे, कोई लॉ फॉलो करे, अनलेस एंड अनटिल आपको ये दिमाग में ना हो कि मैं ये चीज़ फॉलो ना करूं तो मेरे पे पनिशमेंट दी जाएगी या कोई सैंक्शन लग सकता है। तो ऑस्टिन ने इसी के अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन दी थी। तो जो ऑस्टिन का व्यू है वो ये था कि जो इंटरनेशनल लॉ है इसे एक प्रॉपर लॉ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सेंटिमेंट्स और ओपिनियंस की काफ़ी जगह होती है। फॉर एग्जांपल, जब ट्रीटीज़ बनाई जाती है तब हर किसी स्टेट का ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन जब हम म्यूनिसिपल लॉ की बात करते, यानी एक इंडिविजुअल कंट्री की बात करते, तब तो एक एक इंसान से आके नहीं पूछते कि आप रजामंद है कि नहीं, क्या आप इसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डालना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में होता है, क्योंकि ऑस्टिन के हिसाब से जो सोवरेनिटी है वो एक सोवरेन अथॉरिटी के पास वेस्ट करती है, और वो सोवरेन अथॉरिटी जो है लोगों के लिए लॉज बनाती है। लेकिन इंटरनेशनल अरीना में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम यूएन चार्टर पढ़े तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा है कि द यूएन इज़ बेस्ड अपॉन द इक्वल सोवरेनिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। मतलब हर कोई अपने में सोवरेन है। तो एक सोवरेन दूसरे सोवरेन पे कैसे इम्पोज कर सकता है कुछ? क्योंकि अगर आप किसी पे कोई चीज़ इम्पोज कर सकते हैं तो वो सोवरेन थोड़ी रहता है, तो वो तो आपके अंडर आ गया। और सोवरेनिटी का तो मीनिंग ही है कि जो किसी के अंडर ना हो, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो, जिसके पास अपने लिए डिसीजन मेकिंग पावर हो। ऑस्टिन के लिए जो ये ऑस्टिन का ये व्यू था कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये ट्रू सेंस में एक लॉ नहीं है। इस वजह से ऑस्टिन ने जो इंटरनेशनल लॉ है उसको एक प्रॉपर लॉ कहने से मना कर दिया, और उसने इसको डिफाइन किया कि ये जी सिर्फ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। अब पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी क्या होती है? कि बस इंटरनेशनल अरीना में सब कंट्रीज़ मिलजुल के आए, उनको लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत कानून तो होना चाहिए। अब जो एनफोर्समेंट है वो सिर्फ उनकी दयानत पे है कि वो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। जैसा हमें दिखता है, बड़ा मुल्क है तो नहीं करता, छोटा मुल्क है तो मनवाया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारे पास व्यू आता है वो आता है ओपेनहाइम साहब का।
ओपनहाइम साहब को बड़ी हमदर्दी थी इंटरनेशनल लॉ से, वो इसको ट्रू लॉ मानते हैं। क्यों मानते हैं वो ये अपनी डेफिनेशन में देते हैं। तो ओपनहाइम के हिसाब से किसी लॉ को लॉ बनने के लिए तीन चीज़ें होना ज़रूरी थी। एक कम्युनिटी हो, एक बॉडी ऑफ रूल्स हो, और कॉमन कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी हो कि ज़रूरत पड़े तो इन लॉज को एनफोर्स भी करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ इंटरेस्टिंग बन जाती है। इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, सब कंट्रीज़ मिलके एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाते हैं जिसको हम आलमी बरादरी कहते हैं। बॉडी ऑफ रूल्स भी है हमारे पास, आईसीजे के स्टैट्यूट्स है, चार्टर्स है, साइन ट्रीटीज़ है, कस्टम्स है, तो काफ़ी तरीक़ों से हमारे पास रूल्स भी है। तो दो चीज़ें फुलफ़िल हो गई ओपनहाइम की डेफिनेशन में से। और तीसरा कॉमन कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी दैट इफ़ नेसेसरी दीज रूल्स शैल बी एनफोर्स्ड, तो वो भी है। जब यूएन में बैठ के सिक्योरिटी काउंसिल में कंट्रीज़ डिसाइड करती है कि कोई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर है वो कुछ गलत कर रहा है, तो वो आके ये रूल्स एनफोर्स भी तो करते हैं थ्रू सैंक्शंस। तो ओपनहाइम की डेफिनेशन के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ ये तीनों चीज़ें फुलफ़िल कर रहा है। तो ओपनहाइम साहब के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। तो बस यही है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, ये कहा ओपनहाइम साहब ने कि ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट तक इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है, क्योंकि इसमें ये तीनों चीज़ें प्री रिक्विजिट्स है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं जे स्टार्क के पास। ये काफ़ी मशहूर है, किताबें लिखी हैं इन्होंने, काफ़ी पढ़ाया जाता है इनका, काफ़ी फेवरेट हैं ये हमारे टीचर्स के। तो स्टार्क के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ क्या है? तो स्टार्क साहब कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव मशीनरी है वो कंपेरेबल नहीं है एफिकेसी में, मतलब इसमें वो पर्पस बाइंडिंग नहीं है जैसा कि म्यूनसिपल लेजिस्लेटिव मशीनरी में है। तो स्टार्क के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ लॉ तो है लेकिन एक कमज़ोर लॉ है। सो अकॉर्डिंग टू स्टार्क इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ बट इट इज़ अ वीक लॉ। स्टार्क ने इसको वीक क्यों कहा है? तो कुछ रीजंस है कि इंटरनेशनल लॉ वीक क्यों है। सबसे पहला, इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स है वो पर्पस बाइंडिंग में इफ़ेक्टिव नहीं है जैसे कि स्टेट लॉज होते हैं। दूसरा कि यहाँ कोई कोर्ट नहीं है उन लॉज को एनफोर्स करने के लिए, इवन दो कि आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हमारे पास, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तभी काम कर सकता है जब दो पार्टीज, इन दिस केस टू कंट्रीज, जब उनको कोई डिस्प्यूट हो और वो दोनों अपने कंसेंट से आईसीजे में कोई मसला लेके जाए, तब जाके आईसीजे इंटरफेयर कर सकता है, वरना आईसीजे की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। और फिर इट इज़ अप टू द स्टेट्स कि अगर आईसीजे ने कोई डिसीजन दिया है वो उसको मानना चाहते हैं कि नहीं मानना चाहते, बाइंडिंग नहीं है कोई डिसीजन। अब देखिए यही बात म्युनिसिपल लॉ में होती तो क्या हो जाता कि आप कोर्ट के पास गए, पहले तो आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं अपने कोर्ट में, और उसके बाद आप पे कोर्ट कोई डिसीजन दे, कोई ऑर्डर पास करे और आप कह रहे कि नहीं जी मेरी मर्ज़ी। यहाँ तो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी हमारी जो पुलिस होती है वो आपको घर से उठा के ना कोर्ट के सामने पेश कर दे, और उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करने पर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगा दे, आप पे समझ ना निकल जाए। तो लेकिन आईसीजे में ऐसा नहीं होता, तो काफ़ी वीक है, एक ट्रू सेंस में एक कोर्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। उसके बाद एनफोर्समेंट मेजर्स इफेक्टिव नहीं है, जैसा कि अभी मिसाल दी कि मान लीजिए आप कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आपको जो स्टेट अपरेटस है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है जैसे पुलिस है या बाकी इंस्टीट्यूशंस है, वो एनफोर्स करेंगे उस चीज़ को। या आप कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मान रहे या आप कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, तो आपको समन्स भेजी जाएंगी, उसके बाद आपके खिलाफ वारंट निकल सकता है। तो इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ है नहीं, तो आप स्टेट को ऐसे पूरे मुल्क को हथकड़ी बांध के तो आईसीजे में नहीं ले सकते। चौथा है कि रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ फ्रीक्वेंटली वायलेटेड, सब देखते हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर अभी काफ़ी हॉट टॉपिक है, सब देख रहे हैं कि जो रशिया है वो अपनी पावर की वजह से कितनी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है, या इसराइल पे कितनी सैंक्शंस है विद रिगार्ड्स टू पैलेस्टाइन, और वो उनको वायलेट कर रहा है। ऐसे ही जहाँ जो पावरफुल है वो वायलेट करते रहते हैं इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को।
और यूएन बस कंडेमनेशन निकालता रहता है। ऐसा कुछ है नहीं कि एनफोर्स किया जाए। ये वीक है इन कॉन्टेक्स्ट टू सोर्स, ये वीक है इन कॉन्टेक्स्ट टू सब्जेक्ट्स, और ये वीक है इन कॉन्टेक्स्ट टू पर्पस बाइंडिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसीलिए स्टार्क साहब ने इंटरनेशनल लॉ को एक वीक लॉ कहा है, क्योंकि वीकनेसेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें। हालांकि इसको दूर करने के लिए आगे फिर यूएन ने काफ़ी स्टेप्स लिए थे, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है टू मेक इट अ ट्रू लॉ। तो आखिरी जो हमारे पास नेचर आता है इंटरनेशनल लॉ का, वो आता है हॉलैंड साहब का। हॉलैंड साहब इंटरनेशनल लॉ को वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब क्या होता है वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? जैसे होराइजन में अर्थ और स्काई एक पॉइंट पे आके हमें मिलता हुआ दिखता है जब आप किसी बीच पे खड़े होते और आप बिल्कुल एक दूर नज़र मारते हैं, और ऊपर से स्काई जा रहा है और नीचे से लैंड जा रहा है या वाटर जा रहा है, और फिर जब दूर नज़र मारते तो आपको दोनों चीज़ें जो है वो एक पॉइंट पे आके वो मिलती हुई सी दिख रही है। वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ वैनिश हो रहा है। तो इन्होंने इसको वैसी ही मिसाल दी है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। मान लीजिए कि ऊपर से गुजर रहा है डोमेस्टिक लॉ या म्युनिसिपल लॉ, और नीचे से इंटरनेशनल लॉ गुजर रहा है, और दोनों में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ है कि रूल्स है, बॉडी है, कम्युनिटी है, जो दोनों में सेम है। और जब ये आगे आगे जा रहे हैं तो आगे फ़र्क पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्या है, कि क्या ये दोनों चीज़ें अलग है कि क्या ये दोनों चीज़ें सेम है। तो हॉलैंड साहब का यही व्यू था कि जो इंटरनेशनल लॉ है इट इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। In simpler words, it means that international law and municipal law are two different and distinct things, but they appear to be one, like how the sky and the earth meet at the horizon. तो ये था हॉलैंड साहब का व्यू विद रिगार्ड्स टू द इंटरनेशनल लॉ। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो ख़त्म हुआ जाता है। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।